अपने प्रधानमंत्री जी अब गंभीर नहीं रहे। बादल में रडार का छुप जाना, कैनवास के जूते बने ही नहीं थे उस समय पहन लेना, जब मेट्रो आई थी नहीं उस समय मेट्रो घूम लेना, जब ईमेल और डिजिटल कैमरा आया ही नहीं था उस समय उसका इस्तेमाल कर लेना। जयराम से इंटरव्यू लीजिएगा तो पूछेगा कि नेक्स्ट टाइम वो डुमरी से ही लड़ेंगे, ये श्योर। लोकसभा का एमपी बनने के लिए आपने काफ़ी मेहनत किया था, नहीं बन पाया। अब राज्यसभा के एमपी बनाने की बारी है और आप वोट कर सकते हैं। किसे चुनना चाहेंगे आप? अडानी जी मोदी जी के कौन हैं, ये ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं से छुपा है। लेकिन फिर भी वो बेबस है भाई। जो राज्यसभा के उम्मीदवार बनेंगे उनके सामने हम कुछ शर्तों को रखेंगे अपने विधानसभा के लिए कि भाई हमारे विधानसभा में ये काम होने चाहिए। अगर उन पर वो एश्योर करेंगे तो हम सोचेंगे। जवाहर नमस्कार। सोशल मीडिया सेंसेशन जयराम कुमार महतो जिस वक्त हमारे साथ में है। राज्य में कई प्रकार की परिस्थितियां चल रही है जो कि अनुकूल नहीं है। उन सारे मुद्दों पे इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले ये बताइए कि जनगणना होने को है झारखंड में और एसआईआर का भी चर्चा है, तो जनगणना में कुर्मी लोग सरना धर्म लिखेगा कि हिंदू धर्म लिखेगा? आप अपने समुदाय के लिए क्या आह्वान करना चाह रहे हैं? सरना धर्म कोड को मान्यता मिला ही नहीं तो उसमें बहस क्यों करना। उसके बाद समाज के लोग अपना बैठ कर निर्णय लें कि भाई आपको क्या करना है। सामाजिक लोगों को ये निर्णय लेना चाहिए। तो लोग अभी भी क्या मतलब अन्य लिखेगा कि हिंदू लिखेगा? देखिए, ये सामाजिक विषय है, समाज के लोगों को बैठ के चर्चा करना चाहिए। आप कि उनके समाज के बड़े नेता हैं। नहीं, नेता एक अलग होता है, सामाजिक लोग अलग होते हैं। वहाँ एक अनुभव काम आता है। समाज में एक अरसा से उन्होंने समाज के लिए संघर्ष किया है, जीवन दिया है। उनके पास समाज के लिए एक प्लानिंग होगी तो उनको बैठकर क्योंकि हमारे झारखंड में भी विभिन्न संगठन बनाकर हमारे समाज के लोगों ने रखा है, तो सबको एक जगह बैठकर एक बार चर्चा करनी चाहिए कि क्या रणनीति हो। विधायक जी, जैसे ही जनगणना का बात आ गया तो वैसे ही जो लोग कन्वर्टेड क्रिश्चियन हैं, चाहे जो अपने ओरिजिन धर्म से दूसरे और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वो लोग डीलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं। कई लोग दिल्ली में भी धरना देने के लिए आदिवासी समुदाय के लोग गए हैं। देखिए, अब ये तो भारत का संविधान तय करेगा कि क्या प्रावधान है, चूँकि प्रावधानों के तहत ही कुछ होना है। अगर प्रावधान में है तो ठीक है, नहीं है प्रावधान में तो जो उसके पक्ष में है। चूँकि दिल्ली में अमित शाह जी सुने आए थे, तो अमित शाह जी अभी केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, प्रधानमंत्री के बाद दूसरा चेहरा है, तो कुछ ऐसा संशोधन अथवा ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि शायद वो जिस मकसद के लिए उनको बुलाया गया था उस पर काम किया जा सके। ओवरऑल ये सारी चीज़ें भारतीय संविधान के अनुकूल ही हो पाएंगी। झारखंड में भी एसआईआर को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा है। इसमें बहुत सारे नेता लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने कार्यकर्ता लोग को टाइट कर रहे हैं, तो क्या एसआईआर होने से क्या झारखंड में प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एसआईआर होगा, जैसे कि हम लोग ने भी अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि कोई किसी का नाम छूट ना पाए। कोई जेन्युइन व्यक्ति अगर उसका नाम कट रहा है तो बिल्कुल उसका विरोध दर्ज करें, उसका शिकायत दर्ज करें। ये सारी चीज़ें एक रणनीति के तहत हम लोग भी अपने कार्यकर्ताओं को जहन में डालने का कार्य कर रहे हैं। कल देर रात आप अपने कार्यकर्ता को ट्रेनिंग दे रहे थे, किस चीज़ का ट्रेनिंग दे रहे थे? ट्रेनिंग यही, चूँकि अब संगठन है उसको एक संगठन के स्ट्रक्चर में लाना होगा। हम लोग एक मतलब हवा और आंधी की तरह तैयार हुआ संगठन है। एक आंधी आई, एक हवा आया और वोट मिला और नेता बन के आ गए, लेकिन संगठन स्ट्रक्चर नहीं था। ये सच्चाई है। बगैर स्ट्रक्चर के चुनाव जीतने वाली पार्टी हम, तो स्ट्रक्चर बनाना होगा, केडर बनाना होगा, बूथ पर कार्यकर्ता खड़ा करना होगा और जो इस पद का, इस कर्तव्य का जिम्मेवारी लेगा उसे ट्रेंड किया जाएगा कि कैसे करना है, कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, सोशल साइट्स में कैसे उपयोग करना है, लोगों के बीच कैसे रहना है। तो सारी चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये चलता रहेगा। गर्मी में यही सब होगा। लेकिन बार बार ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया साइट में ही आजसू के कार्यकर्ता और जेल कैंप के कार्यकर्ता काफ़ी लड़ते झगड़ते नजर आते हैं। इसलिए इसके कारण से कई थाना में एक दूसरे पे एफआईआर भी किया हुआ नजर आता है। हमने तो अपने कार्यकर्ताओं से स्पष्ट कहा, कल भी कहा, इनडायरेक्ट रूप से कहा कि अपनी ऊर्जा बेकार के ऐसे जगह पे ना गंवाएं जहाँ से कोई हमारा कोई हमारा विजन नहीं। जहाँ आप ऐसे जगह गंवाएं अपनी ऊर्जा को जहाँ हमें कुछ प्राप्ति हो सके। आप ही के प्रकार से एक क्रांतिकारी लड़का निकल करके मीशू कुमार मंडल सामने आया था, लेकिन उनके आवाज़ को दबा दिया गया है। आप जा करके भी मिले, तो क्या लगता है कि ऐसे युवाओं को आना चाहिए? इसमें आवाज़ तो हर किसी को बनना चाहिए। लोकतंत्र में आवाज़ उठाना एक महत्वपूर्ण विषय होता है, लेकिन अभी हुक्मरान
जो सिस्टम में एक पैठ बन गई है कि जो आवाज़ उठाएगा उस पर मुकदमे हो जाएंगे, केस हो जाएंगे, क्योंकि वह आज के समय में सवालों से लोग भय करते हैं और उन सवालों से भय का नतीजा है कि उस लड़के पर एफआईआर किया गया। तो हम लोग गए, उनके परिजनों से मिले और आश्वस्त किए कि भाई यथासंभव हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन सोशल मीडिया में एक प्रकार का ट्रेंड चला था कॉकरोच पार्टी का निर्माण। ये लोग कह रहे थे कि कॉकरोच पार्टी जो बना वो सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगा, ग्राउंड लेवल पे नहीं आ पाएगा। लेकिन अब देख रहे हैं कि कुछ लोग कॉकरोच का स्टिकर वगैरह लगा करके रोड में भी चल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है, नीट प्रकार में जिस प्रकार से घोटाला हुआ है, एजुकेशन मिनिस्टर को भी इस चीज़ से इस्तीफा देना चाहिए। और ये मुहिम एक सोशल मीडिया में ही चलाया जा रहा है। मुझे ग्राउंड में आने में टाइम लगेगा। सोशल मीडिया एक अलग चीज़ है, किसी चीज़ को सोशल मीडिया में ट्रेंड होने में और उसको ग्राउंड में आने में टाइम लगता है। जिस प्रकार से क्रांति अभी चल रहा है कॉकरोच पार्टी का, वो तो आपका भी उसी टाइप का चला था, सोशल मीडिया से ही सारा कुछ तैयार होता था। लेकिन साथ साथ ग्राउंड में भी आप आते थे। हम ग्राउंड में थे, हम ग्राउंड में जैसे कि हम जाके अपना कार्यक्रम ग्राउंड में करते थे और वो सोशल मीडिया पर प्रचार होता था। लेकिन अभी फिलहाल जो जिस मैंने संगठन की बात कर रहे हैं वो मूल रूप से सोशल मीडिया में वो लोग मैसेज दे रहे हैं, वो लोग ग्राउंड में नहीं है। तो जब वो ग्राउंड में आएंगे, मान के चलिए कभी जिला कार्यालय का घेराव कर लिए, मान के चलिए कभी स्टेट राज्य स्तरीय प्रदर्शन कर लिए, मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन कर लिए, तो जब तक वो ज़मीन पर नहीं आएंगे वो बाकी तरीक़ों से, तब तक ठीक अपनी संगठन के लिए नहीं हो पाएगा उनके लिए। लोग कहते हैं 1.5 साल पहले विधायक का जो अंदाज था, जो रुतबा था, वो उस रुतबा में थोड़ा कमी आया है, ग्राफ में थोड़ा गिरावट आया है। सही बात है क्या? किस टाइप का ग्राफ? जैसे फॉर एग्जाम्पल पब्लिक के बीच में थोड़ा पॉपुलैरिटी कम होना या कनेक्टिविटी या उस टाइप से आंदोलन वगैरह भी कम करते हैं। कैसे कम होगा? जरा माँ तो आज भी अगर जनता के बीच जाता है तो लोग उनको वही स्नेह वही प्यार देते हैं। लोकप्रियता में चूँकि जनता के बीच से नेता बन के आए हैं तो वही प्रेम है। आज भी कई गाँव में ऐसे जाते हैं तो बोलते हैं बाबू खाली तोरा देखे ला और अब देखा लो ना हो तोरा। तो ऐसा नहीं है, लोग तो आज भी लाड दुलार वही दे रहे हैं। महंगाई लगातार, भारत का अर्थव्यवस्था जब लगातार गड़बड़ाता जा रहा है, आज पेट्रोल का दाम फिर 2.5 रुपया बढ़ गया है और लगातार बढ़ते जा रहा है। डॉलर का भी जो है कि अब 96 पार करने वाला है। देखिए, इसको लेकर भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी की जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक नहीं रही, जिसका दुष्परिणाम है। और इन सब चीज़ों की सुगबुगाहट कई महीने पहले हो चुकी थी। उसी समय अगर भांपते परिस्थितियों को तो शायद बेहतर होता। और विशेषकर भारतवर्ष को अपने पड़ोसी उन देशों से सीख लेनी चाहिए जो अभी इस संकट में ठीक ठाक काम कर पा रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं, तो उनसे सीखना चाहिए। और ये तो अभी देख ही रहे भारत की विदेश नीति क्या काम कर रही है, किस प्रकार से बड़े बड़े महत्वपूर्ण देशों से, ताकतवर देशों से हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। बस एक अमेरिका के सामने तो मोदी जी फॉल डाउन को खुश करने के लिए हमें देखिए उसमें पूरा देश जानता है, लेकिन एक ट्रेंड चलता है कि कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। और जब बोले ना, जब धर्म सत्ता की बात आती है तो बहुत चीज़ों को लोग कंप्रोमाइज़ और इग्नोर कर देते हैं। धर्म सत्ता बहुत कार्ल मार्क्स ने बेहतरीन व्याख्या किया है। तो वही परिस्थितियां हैं वहाँ। सभी को मालूम है कि अडानी जी के केसेस भी सुने वापस ले लिए गए हैं, तो कोई तो कनेक्शन होगा, क्योंकि अडानी जी मोदी जी के कौन हैं, ये ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं से छुपा है। लेकिन फिर भी वो बेबस है भाई, सुप्रीमो कैप्टन उनका लीडर, तो परिस्थितियाँ वही है। रिश्ते तो बाकी देशों से, अभी रसिया से, ईरान से, कई ऐसे देशों से हमारे ठीक ठाक नहीं रह रहे हैं। शायद भविष्य में इसका असर दिखेगा। कुछ विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि और अभी आर्थिक संकट और आने वाला है, जिस प्रकार से अभी परिस्थिति चल रहा है। ना, बिल्कुल आने वाला है और अनुभव भी हो रहा है कि नहीं, आर्थिक संकट के घनघोर अंधेरे में हम लोग जकड़े जाएंगे। वहाँ से निकलने के लिए हमें बहुत ही स्ट्रेटजी, प्लान और एक विज़न की आवश्यकता होगी, तभी हम लोग वहाँ से निकल पाएंगे। इस विकट परिस्थिति में मोदी का एक बड़ा
चॉकलेट देने वाला वातावरण बड़ा वायरल हो रहा है, मेलोडी चॉकलेट देने का इटली के प्रधानमंत्री को। देखिए, कैसे देखते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब गंभीर नहीं रहे। और कभी भी आप देखिए, कभी बादल में रडार का छुप जाना, नाले की गैस से गटर के गैस से गैस बना देना, तो जब कैनवास के जूते बने ही नहीं तो उस समय पहन लेना, जब मेट्रो आई थी नहीं उस समय मेट्रो घूम लेना, जब ईमेल और डिजिटल कैमरा आया ही नहीं था उस समय उसका इस्तेमाल कर लेना, और सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री जीवन भर उन्होंने कहा कि मित्रों मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई। ये सभी जानते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री से पहले उन्होंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं उन्होंने साफ कहा है कि मित्रों मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई। और आज बताइए किस प्रकार से लोगों को, मतलब ठीक है भाई आप उनके समर्थक है उन्हीं को वोट करिए, लेकिन कम से कम झूठ को ना बेचा जाए। अभी वो एमए और ग्रेजुएशन की डिग्री लेके आ रहे हैं, पहले दिखा नहीं रहे थे। अरे संभव ही नहीं है, जो किए ही नहीं है, तो ये इस चीज़ को तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, पूरा देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने कह रहे हैं लेकिन डिग्री नहीं दिखा रहे। नहीं दिखाएं तो देखने से ही लगा कि फेक है। हाँ। क्यों दिखाना, जब आप खुद अनिल जी आप जब जीवन के 12 साल मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उस समय आपने हमेशा हर इंटरव्यू में कहा कि मित्रों मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है। और प्रधानमंत्री बने और अचानक अपने आप को कि भाई देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा हो, उस चीज़ के लिए अपनी साख बचाने के लिए अब देश को झूठा चीज़ परोसेंगे, ये उचित नहीं है। लोकसभा के एमपी बनने के लिए आपने काफ़ी मेहनत किया था, नहीं बन पाए। अब राज्यसभा के एमपी बनाने की बारी है और आप वोट कर सकते हैं, किसे चुनना चाहेंगे आप? अब देखिए हमारा तो एक वोट है, हमारे एक वोट से क्या तय होगा। यहाँ तो मान के चलिए जेएमएम का एक ग्रीन सिग्नल है, वो जीत जाएगी एक सीट। 34 विधायक हैं, 28 विधायकों में आपका एक राज्यसभा संसद का चयन होगा। हाँ। दूसरी सीट के लिए अगर गठबंधन सब ठीक ठाक रहा तो उनके पास 56 सीटें हैं, तो शेष सीटों से वो दूसरी सीट को भी निकाल लेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसे हुए हैं जहाँ कि भाई जैसे चूँकि गठबंधन में इनका जो दरार दिख रहा है कांग्रेस और जेएमएम के बीच, तो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व को भी मौका मिल सकता है। उनके पास 24 सीटें हैं, 2, 4, 5, 6 अगर इधर उधर वो बात करेंगे तो वहाँ भी चांसेस बन सकता है उनका। लेकिन ओवरऑल अगर गठबंधन धर्म अगर निभाया गया तो दोनों सीटें महागठबंधन को चली जाएगी 56 सीटों के साथ। अच्छा, आप किधर जाना पसंद करेंगे? क्योंकि यहाँ पे दो कौन है, एक इधर है एक उधर है, एक एनडीए की यूपी है। आप किसको वोट करना चाहेंगे? जो राज्यसभा के, आपको जिसने वोट दिया वो भी तो जानना चाहते हैं कि आप किसे वोट देना चाहेंगे। देखिए जो राज्यसभा के उम्मीदवार बनेंगे उनके सामने हम कुछ शर्तों को रखेंगे अपने विधानसभा के लिए कि भाई हमारे विधानसभा में ये काम होने चाहिए। अगर उन पर वो एश्योर करेंगे तो हम सोचेंगे। दिल्ली आप जब जाते हैं तो बड़ा चर्चा का विषय बन जाता है, क्षेत्र में एक माहौल बन जाता है कि क्या बीमारी को लेकर के आप दिल्ली गए? देख ही रहे हैं भाई, इसमें बताना क्या है। देखिए बीमारी सबसे पहला बात चीज़ सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ये जान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है कि नहीं, उसकी बात से, उसके लहजे से, उसके आँख से, उसकी चाल ढाल से, उसकी चाल ढाल से आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति बीमार है। कभी कोई बीमारी एक ऐसी चीज़ है जिसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी बीमारी रहो, ये मेरा मानना है। लेकिन हाँ, बीमार थे या फिर आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि हम बीमार थे या नहीं थे। अभी भी हमें लगता है कि उतना कंफर्ट हम नहीं हो पाए हैं। चाहे कि टफरी में या फिर बाजार हाट में ये हमेशा चर्चा होता है कि जयराम 2029 में गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो किससे करेंगे। ये बड़ा रोचक तथ्य लोग हम इसमें ही चर्चा करना चाहते हैं। हम लोग तो अभी प्रयास कर रहे हैं कि अपने संगठन को मजबूती दिया जाए। हमारा अच्छा खासा वोट परसेंटेज रहा है, कई सीटों पर हम लोग बहुत नज़दीक जाकर चुनाव हार गए हैं। उनमें अगर थोड़ा सा मेहनत किया जाए, आज की तारीख से ही मेहनत किया जाए, तो शायद वो सीटें हमारे पक्ष में हो जाएंगी और काफ़ी पर्याप्त सीटें होंगी। तो फिर हम लोग प्री अलायंस के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन सॉरी हाँ, पोस्ट अलायंस यानी बाद में, हाँ पोस्ट अलायंस के बारे में हम लोग सोच सकते हैं कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन लड़ने हम लोगों का पूरा ध्येय, पूरा फोकस, पूरा लक्ष्य यही है कि हम लोग चुनाव को अकेले लड़ें। क्योंकि अकेले लड़ेंगे तब आज़ादी से चुनाव को लड़ सकते हैं। आप तमाम उन सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जिन सीटों पे आपकी इच्छा है, जहां आपका पकड़ है। तो इसीलिए हम लोगों का पहला लक्ष्य यही है कि हम लोग 2029 का जो इलेक्शन होगा विधानसभा का, उसमें हम लोग अपने दम पर, अपने सामर्थ्य के अनुसार चुनाव लड़ें। जैसे आप बोले पोस्ट इलेक्शन पे हम लोग कर सकते हैं, अलायंस वगैरह कर सकते हैं,
तो जैसे देखा जाता है कि जैसे राघव चड्ढा थे जब आप में थे तो बहुत अच्छा मुखर होके उठाते थे, और अभी महंगाई आ गया तो उन चीज़ों को नहीं उठा रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि जब सेंट्रल पार्टी जो होता है रीजनल पार्टी को खाना चाहता है, माने कमज़ोर करना चाहता है, तो अगर आप मान लीजिए पोस्ट पोल अलायंस ही करेंगे तो फिर उन सारे मुद्दों को तो आपको तो फिर गौन कर दिया जाएगा। नहीं, गौन नहीं होंगे मुद्दे, हम लोग गौन नहीं होंगे। अपने जो विचार हैं, अपने जो कार्य हैं, उनसे समझौता नहीं किया जाएगा। वो मुद्दे लगातार सदन पर उठेंगे, जिस प्रकार आज उठते हैं और उस प्रकार से मुद्दे उठेंगे ही। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, लोग हमसे बोले थे कि जब जयराम से इंटरव्यू लीजिएगा तो पूछेगा कि नेक्स्ट टाइम वो डुमरी से ही लड़ेंगे, ये श्योर है? लड़ेंगे। यहाँ यहाँ की सम्मानित मतदाताओं ने हमें 2-2 बार विजयी बनाया है। भले लोकसभा को विजय नहीं कहेंगे, लेकिन उस सीट में हम आगे थे उनसे, सबसे टॉप में। सबसे टॉप में थे, जो कि आश्चर्यजनक परिणाम था एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए, एक नए लड़के के लिए जो पहली बार राजनीति में आया हो। और जीत भी डुमरी से मिली, तो नो डाउट डुमरी एक हमारा विधानसभा होगा जहाँ से शिरकत करते हुए दिखेंगे। दूसरी सीट पर तय करेंगी परिस्थितियों के अनुसार से। तो ये था हमारे साथ में डुमरी विधायक जयराम महतो। तबीयत काफ़ी नासाज चल रहा है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जोहार।